हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज हमारा ये क्लास तीसरा है। अगर आप लोग क्लास 2 या फर्स्ट नहीं देखे होंगे क्लास, तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपकी स्पेशल रूप से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए चलती है। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत मुख्य रूप से कहां से होती है। पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। मानव शरीर में जो प्रोटीन होता है इसके पाचन की जो शुरुआत होती है ना, ये मुख्य रूप से कहां से होती है, तो अमाशय से। अमाशय यानी कि स्टोमक से होती है मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत। पौधों में निर्मित भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है। सही आंसर क्या होगा, तो जो पौधों में भोजन निर्मित होता है इसे पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है यह आपका फ्लोएम करता है। कौन सा करता है, तो फ्लोएम करता है पौधों में निर्मित भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य। एलिसा टेस्ट किस बीमारी के निदान या पुष्टि के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो जो एलिसा टेस्ट होता है यह कौन से बीमारी के निदान के लिए किया जाता है, यानी कौन सा बीमारी हुआ है इसकी पता करने के लिए किया जाता है, तो एड्स बीमारी। एलिसा टेस्ट जो है एड्स बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, यानी कि फैट सॉल्युबल कौन सा इनमें से विटामिन नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो आपको याद रखना है दो चीजें। वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वह विटामिन ए, डी, ई और के होता है ना। ए, डी, ई और के होता है, तो ए घुलनशील है, डी भी है, के भी है, लेकिन क्या है, सी। विटामिन सी क्या है, आपका वसा में घुलनशील नहीं है। यही तो हमसे पूछा है ना कि वसा में घुलनशील कौन सा नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक तो पूछता है कि वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील 4 विटामिन होता है, ए, डी, ई और के। और जल में यानी कि पानी में जो घुलनशील विटामिन होता है वो 2 विटामिन होता है। कौन कौन सा, विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। तो आपको याद रखना है वसा में घुलनशील 4 विटामिन ए, डी, ई, के, और जल में कितनी, तो 2, बी और सी। हमारे फेफड़ों में गैसों के विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मुख्य संरचनात्मक इकाई क्या है। जो हमारा फेफड़ा होता है, मनुष्य का फेफड़ा, लंग्स जो होता है, इसमें जो गैसों का विनिमय होता है इसके मुख्य संरचनात्मक जो इकाई है गैसों के विनिमय के लिए कौन सा है, एल्वियोली है। जो हमारा लंग्स होता है इसके आखिरी में है ना, अंतिम छोरों पर एल्वियोली होता है, जिसको वायु कोष्टिका बोलते हैं। यही जो होता है गैसों के विनिमय के लिए मुख्य संरचनात्मक इकाई होता है हमारे फेफड़े में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन, पोस्चर एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है इसमें कौन सा भाग होता है जो शरीर का बैलेंस बनाए रखता है, तो यह आपका है अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम बोलते हैं। जो अनुमस्तिष्क होता है, सेरिबेलम होता है, वह मनुष्य के शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त के थक्के जमने, ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया शुरू करने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि जो रक्त का थक्का जमना होता है इसकी प्रक्रिया को शुरू करने में जो रक्त कोशिकाएं हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो कौन सा होता है, प्लेटलेट्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स जो होता है रक्त के थक्के जमने में की प्रक्रिया शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मलेरिया रोग पैदा करने वाला प्लाज्मोडियम परजीवी मानव शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करता है। जो मलेरिया होता है वह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ये जो है किस माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। याद रखिएगा मलेरिया रोग जो है यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है इसके लार में प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, जो जब काटता है तो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है प्लाज्मोडियम परजीवी। अनुवांशिकी के नियमों के प्रयोग के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे को चुना था।
जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने अनुवांशिकी के नियमों के प्रयोग के लिए जो उद्यान मटर है ना, क्या है उद्यान मटर है ना, मटर के पौधे का प्रयोग किया था, पौधे को चुना था। इसमें भी ऑप्शन देखिए, एक जंगली मटर है, एक उद्यान मटर है ना। पहले ऑप्शन में आपको केवल देता था मटर, तो हम आंसर कर लेते थे मटर, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो उद्यान मटर था है ना, उसको चुना था अनुवांशिकी के नियमों के प्रयोग के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जंगली मटर को नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारे कंकाल में दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले मजबूत संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं। जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर आप सबको पता होगा कि 206 हड्डियों से मिलकर बना है ना। जो ये हड्डियां हैं आपस में किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं, तो लिगामेंट के माध्यम से, जिसको हिंदी में स्नायु बंधन बोलते हैं। लिगामेंट के माध्यम से हमारे कंकाल में दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में हड्डियां जो हैं और मांसपेशियां किसके द्वारा जुड़ी होती हैं। जब ये पूछे क्वेश्चन कि हड्डियां और मांसपेशियां किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तब आंसर होगा टेंडन। हड्डी मांसपेशियां आपस में टेंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं, जबकि दो हड्डियां शरीर में लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। अधिक शारीरिक श्रम या कसरत करने के बाद मांसपेशियों में ऐंठन किस अम्ल के जमा होने के कारण होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अधिक शारीरिक श्रम या कसरत करने के बाद जो मांसपेशियों में ऐंठन होता है वह लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण, किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का संयोजन कौन सा होता है, कौन सा होता है। जो पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं उनका जो संयोजन होता है वह XY होता है। क्या होता है, पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का जो संयोजन होता है वह XY होता है। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। जो पीलिया रोग होता है इसके द्वारा मनुष्य का शरीर का जो अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है यह आपका लीवर है। क्या है, लीवर है, यानी यकृत जो होता है पीलिया रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है। केचुआ श्वसन की प्रक्रिया अपने शरीर के किस भाग से करते हैं। ऑप्शंस हैं फेफड़ों से, गलफड़ों से, अपनी नम त्वचा से या श्वास रंध्रों से। सही आंसर क्या होगा, जो केचुआ होते हैं जिनको अर्थवर्म बोलते हैं, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है अपनी नम त्वचा से करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, केचुआ श्वसन की प्रक्रिया को अपनी नम त्वचा से करते हैं। किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। कौन सा ग्रंथि है जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है, जो क्या करता है, अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो यह आपका कौन सा है, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वह मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन की खोज सबसे पहले किसने की थी। आप सबको पता होगा कि जो इंसुलिन है यह अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस इंसुलिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। आपको याद रखना है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन की खोज सबसे पहले बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव होगा। तो आपको याद रखना है, यदि किसी भी गतिमान वस्तु का वेग जो है आप दोगुना करेंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है वह 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। एक भारी लोहे के ब्लॉक और एक हल्के पंख को निर्वात में समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। दोनों में से कौन सा पहले जमीन पर पहुंचेगा। याद रखिएगा, यहां पर निर्वात में गिराए जाने की बात की जा रही है। अगर एक भारी लोहे के ब्लॉक को और एक हल्के पंख को निर्वात में एक समान ऊंचाई से एक साथ गिराएंगे तो दोनों में से पूछ रहा है कि जमीन पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो आपको याद रखना है दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि निर्वात में हम गिरा रहे हैं ना। कहां गिरा रहे हैं, निर्वात में। जब भी आप दो वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराएंगे उनका भार डिफरेंट होने के बावजूद भी दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे।
पहुंचेंगे। पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दबाव होता है, वो कम होने लगता है ना। वायुमंडलीय दबाव कम होने से जो पानी का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। इसी वजह से पहाड़ों पर खाना पकाने में जो है अधिक समय लगता है। सड़कों पर लगी पीली लाइटें सोडियम लैंप्स में किस गैस या वाष्प का उपयोग किया जाता है? रोड के किनारे आप लोग देखे होंगे कि अब तो आपकी एलईडी लाइटें लगी होती हैं, है ना, जो सफ़ेद कलर की जलती हैं, सफ़ेद, हल्का सफ़ेद जलती हैं। लेकिन कई जगह आप आज भी देखे होंगे रोड के किनारे पीली लाइटें होती हैं। जो लाइटें जलती हैं ना तो उजाला पीली करती हैं, उनको सोडियम लैंप्स बोलते हैं, पीली लाइटें बोलते हैं। और इस लैंप में कौन सी गैस या वाष्प का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है सोडियम। सोडियम का उपयोग किया जाता है पीली लाइटों में। यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी कितनी होगी? तो यदि किसी लेंस की जो क्षमता होती है ना, क्या होता है, P बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता 1/f होता है। F क्या होता है, फोकस दूरी। यहाँ पे क्या दिया है, लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया है, यानी कि P दिया है, और ये F पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। F यहाँ पे आएगा तो 1/p नीचे हो जाएगा, P का मान 2 रखेंगे तो 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 हो गया, है ना। कितना हो गया, 0.5 हो गया। और इसको सेंटीमीटर में आप बदल देंगे तो 100 से गुणा करेंगे, कितना, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना, 50, है ना। तो 50 सेंटीमीटर। यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो घर में फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, वह आपके वाष्पीकरण, इवेपोरेशन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स के कौन से नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो जो थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम होता है, इसी पर आपका रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है रेफ्रिजरेटर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रकाश की किरणें किस घटना के कारण बिना ऊर्जा खोए यात्रा करती हैं? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, उसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं ना, बिना ऊर्जा खोए यात्रा करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रकाश की किरणें जो हैं बिना ऊर्जा खोए यात्रा करती हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? जो घर में इस्तेमाल होते हैं फ्यूज तार होते हैं ना, उनकी विशेषता होनी चाहिए क्या, उच्च प्रतिरोध उनका होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूज तार की। लिफ्ट में बैठे किसी व्यक्ति को अपना वजन कब वास्तविक से अधिक महसूस होता है? जब भी कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठता है ना, तो उसका वजन एक समय ऐसा होता है कि अपने वास्तविक वजन से अधिक महसूस होता है। ऐसा कब होता है, जब लिफ्ट जो है तेजी से ऊपर की ओर त्वरित होती है। याद रखिएगा, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर त्वरित होती है तो लिफ्ट में बैठे किसी व्यक्ति को अपना वजन जो है वास्तविक वजन से अधिक महसूस होता है। एक तैरती हुई सुई पानी की सतह पर किस बल या घटना के कारण नहीं डूबती है? अगर किसी सुई को आप पानी में, पानी की सतह पर रखते हैं तो वह नहीं डूबती है। ऐसा क्यों, किस घटना के कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। जो सरफेस टेंशन है, इसकी वजह से एक तैरती हुई सुई पानी की सतह पर जो है नहीं डूबती है। ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच मुख्य रूप से ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की पिच होती है ना, यह मुख्य रूप से ध्वनि के आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। कैसी होती है? फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, है ना, ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है, पिच होती है, उतनी ज्यादा होती है ना। तो याद रखना है, जो ध्वनि का पिच होता है मुख्य रूप से ध्वनि के आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। पृथ्वी के केंद्र, सेंटर ऑफ अर्थ पर किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार क्रमशः क्या होगा? तो अगर पृथ्वी के केंद्र पर बात करें तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन जो भार है शून्य हो जाएगा। आप बात एक याद रखिएगा, किसी भी चीज का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वह पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। लेकिन जो भार है, वेट है, यह जगह के अनुसार बदलता है। पृथ्वी की सतह पर कुछ और किसी वस्तु का भार होगा और पृथ्वी के केंद्र पर अगर उसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि जी का मान क्या होगा, सेंटर पे शून्य हो जाएगा।
इसलिए किसी वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। दाढ़ी बनाने वाले अवतल दर्पण के सामने चेहरे को कहाँ रखना चाहिए ताकि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने। जब दाढ़ी बनाते हैं उस समय जो अवतल दर्पण होता है ना, उसको ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, अवतल दर्पण के सामने जो चेहरा है ना, उसको ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा और बड़ा बनेगा। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किस माध्यम में होगी? पानी, हवा, कांच या निर्वात। इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस माध्यम में होगी, है ना। तो आपका कांच में होगा। कहां पर होगा? कांच में। कांच में देखिए, जो प्रकाश की चाल होती है ना, किसी माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो कांच होता है ना, ये पानी, और जो कांच होता है इसका अपवर्तनांक पानी और हवा के अपवर्तनांक से क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से प्रकाश की चाल कांच में कम होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है, और एक किस में होती है, तो आपका निर्वात में होता है। किसी चालक कंडक्टर का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर किस प्रकार बदलता है? यदि किसी भी चालक का अगर आप प्रतिरोध की बात करें तो उसकी लंबाई बढ़ने पर जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं ना, यह बेहद ही कम टेम्परेचर पर भी काम करते हैं, और इनमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, किस भौतिक घटना का परिणाम है? आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं ना, यह वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, किस कारण से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश में तारे टिमटिमाते हैं। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है? तो जो न्यूटन का पहला नियम है ना, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अक्रिय गैसों, नोबल गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो जो आधुनिक मॉडर्न आवर्त सारणी है ना, इसमें जो अक्रिय गैस है, नोबल गैस, इनको समूह 18 में रखा गया है। किस में रखा गया है? समूह 18 में। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिक्सर या हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? जो फोटोग्राफी होता है इसमें प्रयुक्त होने वाला जो फिक्सर होता है या हाइपो होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिक्सर या हाइपो का रासायनिक नाम। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो लोहा होता है ना, इसको जंग से बचाने के लिए उस पर एक परत चढ़ाई जाती है, और वो किस धातु की परत होती है? तो जस्ता, जिंक। जो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जो परत चढ़ाई जाती है वह जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो वह किस कठोर पदार्थ में बदल जाता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब इसे पानी के साथ मिलाते हैं तो यह जिप्सम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिरके में मौजूद मुख्य अम्ल का आयुपैक नाम या रासायनिक नाम क्या है? जो सिरका होता है इसमें जो मुख्य अम्ल मौजूद होता है, इसका रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। जो सिरका होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इसी का आयुपैक नाम या रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। जंग लगने पर लोहे के कुल वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब जंग लगता है लोहे पर तो लोहे का जो भार होता है वह क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस हानिकारक गैस का रिसाव हुआ था? जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है एक जहरीली और हानिकारक गैस है। एल्युमिनियम धातु को उसके किस मुख्य अयस्क से निकाला जाता है? जो एल्युमिनियम धातु होता है ना, उसका जो अयस्क होता है वह बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु को निकाला जाता है। पेयजल ड्रिंकिंग वाटर को कीटाणु रहित करने के लिए किस गैस या यौगिक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है?
देखिए यहां दिया गया है कि सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए, तो क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर, किसका, क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए। स्वचालित वाहनों से निकलने वाली कौन सी जहरीली गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकती है? जो वाहन होते हैं उनसे एक गैस निकलती है जहरीली गैस, कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकती है। तो याद रखिएगा स्वचालित वाहनों से कौन सी जहरीली गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। किस अधातु नॉन मेटल में धात्विक चमक हो पाई जाती है? जो अधातु होते हैं ना उसमें सामान्यतः चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन केवल एकमात्र आपका अधातु आयोडीन है जिसके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है। तो याद रखिएगा आयोडीन जो है एक अधातु है लेकिन इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। परमाणु रिएक्टरों न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो मॉडरेटर होता है उसका काम होता है कि परमाणु रिएक्टर में जो रिएक्शन होता है उसको नियंत्रित करना, और मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है या ग्रेफाइट का। किसका? परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर या मंदक के रूप में भारी जल D2O या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा के नीचे छोड़े गए अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या लगाया जा सकता है? नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट का घोल या नमक का तेजाब? सही आंसर क्या होगा? जब चींटी काटती है तो चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है ना, फार्मिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहां पर चींटी काटती है वहां जलन होता है और खुजलाने लगते हैं, है ना। तो उस त्वचा के नीचे जो चींटी काटती है फार्मिक अम्ल छोड़ जाती है, उसके प्रभाव को करने के लिए क्या लगाया जाता है, कम करने के लिए? तो बेकिंग सोडा का घोल लगाया जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है हल्का क्षारीय होता है ना, हल्का क्षारीय होता है जो अम्ल के संपर्क में आकर के वहां के अम्ल के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। सीसा पेंसिल के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? जो सीसा पेंसिल होता है ना इसके निर्माण में मुख्य रूप से ग्रेफाइट, किसका? ग्रेफाइट का उपयोग होता है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण त्रिक नियम लॉ ऑफ ट्राइड्स किसने दिया था? जो तत्वों का जो सबसे पहला वर्गीकरण था ना जिसे त्रिक नियम बोलते हैं, यह डोबेरेनर ने दिया था। डोबेरेनर जो थे जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण त्रिक नियम दिया था। टांका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने में काम आता है किन धातुओं की मिश्र धातु है? जो टाका होता है वह सीसा और टीन का क्या होता है? मिश्र धातु होता है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने में काम आता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।